Assalamualaikum girls. A point estimator calculated from the sample data provide a single number. Next देखते हैं हम इसमें interval estimate. An interval estimate is an interval calculated from random samples such that prior to sampling. जैसे गर्ल्स आप भी देखो, अगर हमारा जैसे आपका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है ना, अभी आप लोगों ने तो पेपर ही नहीं दिए थे, ओके, लेकिन जो सेकेंड ईयर के बच्चे वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, तो वो क्या एस्टिमेट करेंगे? वो ये कहेंगे ना, हमारे मार्क्स फर्स्ट किया उनके फर्स्ट ईयर में आए थे 357, तो वो कहेंगे अब हमारे 357 से लेकर एग्जैक्टली डबल तो होने ही होने हैं ना, तो उससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, तो हमारे 350 से अबव आएंगे। और उनका आंसर ठीक हो भी सकता है ना, क्योंकि हमने उनको रेंज दे दिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वो कह देंगे 400 तक आएंगे हमारे नंबर सेकेंड ईयर के मार्क्स। लेकिन अगर वो कहें जी मेरे 375 आएंगे, अब मुझे पता है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट का ठीक होना ज़्यादा वैलिड लग रहा है, अकर कर सकता है। क्या उनके नंबर 375 आएंगे या उनके 350 और 400 के बीच में आएंगे? किसके चांस ज़्यादा हैं? जी गर्ल्स, मेरी बात समझ आई है? 400। हाँ, क्योंकि हमने रेंज दे दी ना उनको, इतनी रेंज दे दी, उनमें से कोई ना कोई आंसर तो होगा ही ना। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ना भी हो, लेकिन ज्यादा चांस है कि इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन हमने जब कहा 375, तो कितना रेयर चांस है कि एग्जैक्टली 375 आ जाए। हो सकता है 1000 में से कोई एक बच्चे का 375 उसने सोचा और वो एक उसी का 375 आ गया हो, वरना ज्यादातर के वो नहीं होंगे। अगर किसी का 376 आ गया या 374 आ गया, 375 तो नहीं ना आया। तो पॉइंट एस्टिमेटर जो है उसमें इस तरह के ड्रॉबैक्स हैं कि उनकी एक्यूरेसी या प्रिसीजन जो है उसमें थोड़ा डाउट होता है, जबकि इंटरवल एस्टिमेशन का एक बहुत बड़ा एक मेरिट है या एक उसकी एडवांटेज है कि उसकी चांस जो है, प्रोबेबिलिटी है जो, वो हाई होती है। हाई है ना, कि उसमें चांस है। अब जैसे आपने कहा कि 350 से 400 के दरमियान आने के चांस, चलो 80% तो होंगे ही ना, लेकिन 375 आने का चांस जो है वो 1% ही होगा या 2% ही होगा, बड़ा ही कम चांस है। तो हाई प्रोबेबिलिटी उन्हीं की होती है, इसलिए स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी, हाई स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी किसकी होती है? इंटरवल एस्टिमेशन की। ठीक है जी। तो एक जर्नल से उन्होंने कहा कि हमारे पास सैंपल है, अब इस सैंपल पे बेस करके एक कैपिटल एल कैलकुलेट करेंगे लोअर, और एक कैपिटल यू कैलकुलेट करेंगे अपर। लोअर क्लास बाउंड्री एंड अपर क्लास बाउंड्री, ये दो क्लास बाउंड्रीज हमारी कैलकुलेट होनी है, और इन दोनों लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री के दरमियान में हमारा एक्चुअल पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा होगी। 1 माइनस अल्फा का मतलब है कि अल्फा, जैसे भी मैंने कहा कि 350 से 400 के दरमियान में मार्क्स आने के चांसेस, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 80% है, हो सकता है 90% ही हो। तो ये जो 80% है, ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है। ये 1 माइनस अल्फा की वैल्यू मैंने 80% निकाली, तो अल्फा कितना निकाला? 20%, तभी 80% आया ना। 1 माइनस अल्फा 0.8, 80% का मतलब है 0.8, तो 1 माइनस, और ये अल्फा जो है वो आपका 20% हुआ, यानी 0.2, तो 1 माइनस 0.2 हुआ तो 1.8, यानी 80% चांस है कि आपके मार्क्स 350 आपका लोअर हो गया और 400 आपका अपर हो गया, कि प्रोबेबिलिटी 350 टू 400 इज 80%। ठीक है जी। जो मैंने आपको भी ये बात बताई वो ये है कि मैं यहाँ लिख के भी आपको दिखाती हूँ कि हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी 350 से ये आपने म्यू लिया, एवरेज मार्क्स हमारे होंगे 400, और इसके आने का चांस कितना है? इसको हम 0.8 भी कह सकते हैं, या हम इसको 80% भी कह सकते हैं। अगर हम इसको 80% कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि 1 माइनस 0.2 लिया होगा हमने अल्फा, ठीक है ना, तो यहाँ पर 0.2 आ जाएगा। ठीक, then the interval lower and upper is called 1 minus, अब इसको उन्होंने 1 minus अल्फा परसेंट, ये 100 into 1 minus अल्फा, जैसे मैंने कहा था ना 80%, 80% कैसे बना? 1 माइनस अल्फा 0.8 आया, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज लगा दिया, तो वो आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। यानी सेंटर में ही आपको जो चीज दी हुई है वो आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है। सेंटर मीन्स
ये जो वैल्यू है आपकी 1 माइनस अल्फा, ये जो है ना ये आपकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, पी। और ये पी की वैल्यू हमने अभी कैसे निकाली है, हमने कहा ये 0.8 है। और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ परसेंटेज साइन लगा देंगे तो अब जो है ये बन जाएगा 100 इंटू 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पैरामीटर थीटा। थीटा आपका क्या होगा, थीटा आपका म्यू भी हो सकता है, थीटा आपका सिग्मा स्क्वायर भी हो सकता है, थीटा आपका फाई भी हो सकता है। लेकिन हम अभी जो करेंगे हमने एक और भी पढ़ी थी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस ऑफ मीन्स की, तो उसकी म्यू 1 माइनस म्यू 2 ये भी हो सकता है। ये सब थीटा है आपके, जिसमें से हम ये फर्स्ट 2 जो है ना वो अभी करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, और उसके लिए हमने आपको फाइंड करना होगा लोअर एंड अपर दोनों लिमिट्स, और हम कहेंगे इनके बिटवीन जो है वो हमारी एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ये दो वैल्यूज हम सैंपल से कैलकुलेट करेंगे, लोअर एंड अपर, ठीक है जी। अब मुझे एक और बात बताएं कि सैंपल साइज, और मैंने आपको इसकी भी एक प्रेजेंटेशन दी हुई है कि स्टैंडर्ड एरर और सैंपल साइज का रिलेशनशिप, याद है इनका रिलेशनशिप, एज सैंपल साइज इंक्रीजेस तो फिर क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर डिक्रीजेस, ये वाला रिलेशनशिप, ठीक। एज सैंपल साइज इंक्रीजेस अपर एरो शोज कि इंक्रीज हो रहा है, स्टैंडर्ड एरर डिक्रीजेस। कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट जो 1 माइनस अल्फा हमने कैलकुलेट किया था अभी, जिसमें ये इसके 100% से मल्टीप्लाई किया था, इसको हम कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट कहेंगे, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपने कितने % कॉन्फिडेंस इंटरवल बताना है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ, हमने भी कहा ना 350 से 400 के बिटवीन मार्क्स आएंगे आपके, और कितने % हम आइडिया लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं जी 80% चांस है। अगर मैं कहूँ 90% है, 90%, तो ये इंटरवल कैसा हो जाएगा, हम कहेंगे 340 से 410 तक मार्क्स आएंगे, ठीक है, 410। अब ये जो मैंने 410 निकाला, 410 निकाला है, अब ये रेंज मेरी क्या हुई, पहले से बढ़ गई, ठीक है ना, तो फिर परसेंटेज भी कॉन्फिडेंस की बढ़ गई। अगर मैं कहूँ मैं 100% करना चाह रही हूँ कि मेरे नंबर इतने तो जरूर आ जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी मेरे नंबर ना 300 से तो ऊपर आ ही जाएंगे। किसी बच्चे ने ये कहना है 300 भी आ सकते हैं, 400 भी आ सकते हैं, 500 तक भी आ सकते हैं, तो कितनी लंबी इसने रेंज कर दी, आ ही जाएंगे ना 300 से अब, क्योंकि उसके फर्स्ट ईयर में 357 है। तो अब जैसे ही हमने अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया तो हमें उस इंटरवल को भी बढ़ाना पड़ गया। अब इंटरवल मैंने क्या कहा, 300 से 500 तक आएंगे, तो इंटरवल कितना बढ़ गया। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि कॉन्फिडेंस कितना आपका है, 80% की लिमिट फाइंड करनी है, 100% की करनी है कि 90% की करनी है। यानी आपने पहले तीनों में से डिसाइड करना है कि 80% है कि 90% है, या 95 भी हो सकता है, 95% है, ठीक है, ये है, या आपका 100% है। जब ये डिसाइड हो गया तो फिर आपको जो फाइंड करना होगा वो क्या करना पड़ेगा, ये लिमिट्स, ये आपका लोअर है एल, ये आपका अपर है, इसमें ये लोअर है आपका एल और ये अपर है, हर एक में एक लोअर एक अपर है, ये आपको फाइंड करनी होगी। लेकिन गिवन क्या होगा, ये चीज गिवन होगी आपको, परसेंटेज की कितनी परसेंटेज है, यानी कॉन्फिडेंस आपको बताया जाएगा इतने कॉन्फिडेंस पे आपने लोअर और अपर फाइंड करनी है, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई आप लोगों को गर्ल्स? चलें, गुड, आगे चलते हैं हम। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन, जैसे मैंने भी आपसे कहा था कि सबसे पहले आपको जो फाइंड करने के लिए दिया जाएगा वो मीन का होगा, तो म्यू के लिए हम फाइंड करेंगे, ठीक है। आपको ये दिया जाएगा 1 माइनस अल्फा, बल्कि अल्फा दिया जाएगा, तो आपने 1 माइनस अल्फा फाइंड करना है, ठीक है, ये आपका गिवन होगा। अगर ये गिवन है आपका तो फिर आपको 1 माइनस अल्फा फाइंड कर लिया, और 1 माइनस अल्फा पे बेस करके आपने प्रोबेबिलिटीज को देखते हुए एक्चुअल जो चीज फाइंड करनी है वो लोअर और अपर, ये दो चीजें फाइंड करनी है आपने, ठीक है, लोअर भी और अपर भी। अब हमने देखना है कि हमारे पास Z स्टैटिस्टिक होता है,
इसमें फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार, याद है ना, माइनस म्यू एक्स बार ओवर सिग्मा स्क्वायर एक्स बार। ये सिग्मा स्क्वायर एक्स बार किसके इक्वल होता है, ये होता है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, ऐसे ही है ना, इफ विदाउट विद रिप्लेसमेंट, और अगर विदाउट है तो साथ एक फैक्टर और भी मल्टीप्लाई हो जाता है जिसको हम एफ बी सी फैक्टर कहते हैं। अब आपका असल मसला ये है कि ये सिग्मा स्क्वायर के दो चांसेस हैं, या तो ये गिवन होगा सिग्मा स्क्वायर, या फिर ये गिवन नहीं होगा। दोनों में से पहले हमने देखना है कि कौन सा वाला केस है और फिर इसके अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे से देखते हैं थोड़ा सा कि नॉर्मल पॉपुलेशन में सिग्मा स्क्वायर जो है वो नॉन है। अब देखें, जब नॉन होगा तो अब आपके पास जो जेड स्टैटिस्टिक होगा उसमें सिग्मा इन्वॉल्व होगा। अगर ये अननोन होता तो इस सिग्मा को हम रिप्लेस कर देते एस से, तो अब जेड का फॉर्मूला क्या बन जाता, जेड का मैं यहाँ लिखती हूँ, जेड इज इक्वल टू, बाकी वही रहता एक्स बार माइनस म्यू, लेकिन नीचे हम लिख देते एस ओवर अंडर रूट है इफ सिग्मा इज अननोन। लेकिन अभी तो नोन है, हमारा जो टॉपिक है वो नोन के साथ है, तो फिर सिग्मा इन्वॉल्व रहेगा। इसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, अगर मैं कहूँ कि इस डिनोमिनेटर को इस तरफ ले जाएं तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड के साथ, ऐसे ही है ना, और ये एक्स बार इस तरफ चला जाएगा, तो आप देखें कि ये वाला फॉर्मूला बनेगा, या तो वो प्लस में बन सकता है या फिर वो माइनस में बन सकता है। चलिए हम इसको दोबारा से व्हाइट बोर्ड के ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज जरा क्लियर हो जाए। ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। हमने इंटरवल निकालना है कि इसका 100 इंटू 1 माइनस अल्फा परसेंट, अभी हम जो जिक्र कर रहे थे ये परसेंटेज है। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये मैं एब्रिविएशन लिख रही हूँ, फॉर म्यू। इस पूरे फॉर्मूला में से जेड स्टैटिस्टिक्स में से हमने म्यू को सेपरेट कर देना है, तो इसको पहले हम उधर ले जाएंगे, तो क्या बनेगा, सिग्मा ओवर अंडर रूट एन इंटू जी, और इधर क्या रह जाएगा, एक्स बार माइनस म्यू। चले म्यू को हम इस तरफ ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, इस साइड को लिखती हूँ, ऊपर लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे म्यू इस तरफ चला गया, ओहो म्यू से नहीं लिखा, एक्स बार ऑलरेडी इस तरफ है, और ये वाली वैल्यू जब इस तरफ आई तो माइनस हो जाएगी, सिग्मा ओवर अंडर रूट एन इंटू जी, यही हो जाएगी, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब एक और बात कि आपका z जो है, z की वैल्यू कभी नेगेटिव होती है कभी पॉजिटिव। नेगेटिव कब होती है, अगर हमारी ये शेप जो है, इसमें z का जो हम स्केल बना रहे हैं उसमें सेंटर में 0 होता है, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी है और इस तरफ प्लस इन्फिनिटी है। अगर हमारी ये वैल्यू यहाँ पर है z की, ठीक है, तो फिर नेगेटिव होगा, और अगर z हमारा इस तरफ है, इस तरफ कहीं भी हो सकता है, कहीं भी है राइट टेल पे, तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि लोअर लिमिट हमारी डेफिनेटली इस तरफ होगी और अपर लिमिट हमारी इस तरफ होगी। इसका मतलब है कि एक z तो हमारा नेगेटिव होगा और एक z जो है हमारा जो इस तरफ होगा वो पॉजिटिव होगा। तो जब हम एक बार z को नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएगा, एक्स बार प्लस सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, यानी हम ये समझें कि z जो है वो हमारा प्लस माइनस z है, प्लस माइनस z है, तो यहाँ पर अब z आ गया। इस केस में z क्या हुआ, यहाँ पर z जो है वो नेगेटिव था। ठीक है, अब मैं z को कहती हूँ कि अगर हमारा z जो है वो पॉजिटिव है, अगर यहाँ से मिटा दूँ थोड़ा सा, दूसरी वैल्यू म्यू की क्या होगी, एक्स बार माइनस सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। अब हमारा z जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो वो माइनस का माइनस ही रह जाएगा। इसका मतलब है एक्स बार एक बार में प्लस होगा, एक बार में नेगेटिव होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस सिग्मा ओवर अंडर रूट एन जी।
ठीक है, ये हमारी जो लिमिट्स हैं, इसको आपकी बुक में इस तरह भी हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं ऐसे प्लस माइनस करके, या हम लिख सकते हैं माइनस वाली वैल्यू छोटी होगी, इसलिए हम लिखेंगे सिग्मा ओवर अंडर रूट एन जी, ये लेस है म्यू, यानी इस सारे को हम कहेंगे दिस इज आवर लोअर लिमिट, और यहाँ पर लिखेंगे एक्स बार माइनस म्यू नॉट म्यू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन इंटू जी, और ये हमारी जो लिमिट होगी ये अपर लिमिट होगी। ठीक है, एक बार हमने उसको अपर कह दिया, ये हमारी अपर है, ऐसे ब्लू से लिख देती हूँ, और ये हमारी लोअर है। तो ये हमने दोनों चीजें कैलकुलेट करनी होंगी। तो कब? जब हमें एक्स बार भी दिया जाएगा, सिग्मा भी दिया जाएगा, एन भी दिया जाएगा, और जी के लिए आपको अल्फा दिया जाएगा, और अल्फा से आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कैसे निकालनी है? अल्फा से आपने 1 माइनस अल्फा निकालना है, और 1 माइनस अल्फा को आपने टेबल में देखना है। टेबल में देखोगे तो आपको इससे आपने ये किया, इससे आपने जी देखा, और जब सी भी गिवन होगा तो इन चारों वैल्यूज को कंसीडर करते हुए हमने लोअर कैलकुलेट कर लेना है, और इन्हीं चारों को एक्स बार, सिग्मा, जी और एन को देखते हुए हमने अपर लिमिट फाइंड कर लेनी है। ठीक है बच्चों, कंबाइन किया हुआ ये वाला आपका। ठीक है, इसमें आप देखें कि दोनों वैल्यूज जो हैं वो प्लस माइनस के साथ लिखी हुई हैं। ठीक है, 1 माइनस अल्फा बाई 2 भी लिख सकते हैं और अल्फा बाई 2 भी लिख सकते हैं। ये जो आपने यहाँ लिखा हुआ है ना 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये हमारे टेबल के हिसाब से है कि कुछ बुक्स में 1 माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू लिखी होती है, ये हम या सिर्फ अल्फा बाई 2 भी लिख सकते हैं, वो इतना इशू नहीं है। अच्छा, और इसी को अब उन्होंने दो तरफ लिख दिया, इधर प्लस में लिख दिया और इस तरफ एक नेगेटिव में लिख दिया, एक प्लस में लिख दिया, दोनों तरफ भी लिख सकते हैं। एक को कह दिया कि ये आपका अपर है, एक आपका जो है वो लोअर है। ठीक है, ये इस तरह से कैलकुलेट हो जाएंगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं इसमें। आज हमने थ्योरी काफ़ी देख ली है, कल इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन कर पाएंगे इंशाल्लाह। चलिए मैं थोड़ा सा आगे देखूँ कि आगे क्या है। उसी चीज़ को देखें आप दोबारा से इस वे में लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी ये वाली लोअर, ये अपर। पहले इसको कैसे लिखते थे? पहले इस चीज़ को लिखते थे वो ऐसे, प्रोबेबिलिटी लोअर लेस देन थीटा लेस देन अपर इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, ये लिखते थे। अब उन्होंने लोअर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर, और अपर की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी, और थीटा को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। वो थीटा जो है वो आपका म्यू हो जाएगा। तीनों चीजें इसमें लगा दी तो आपका इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ जी, ये मैंने आपको चीज़ अपने एक प्रेजेंटेशन में भी बताई हुई, जो आपको नजर आ रही है ना, ये यहाँ पर ये इंटरवल्स, ये चीज़ मैंने आपको अपनी एक उसमें भी बताई थी प्रेजेंटेशन में। अगर आपको याद हो तो हमने इसको ऐसे कहा था, अगर देखें ये इंटरवल है, इसके ऊपर एक बेल शेप बन गई, ये इंटरवल है, इसके ऊपर भी एक बेल शेप बन गई, ये भी बेल शेप बन गई। याद है इतनी सारी बेल्स ऐसी बनी हुई थी, सारी बेल शेप है, ऐसे इंटरवल बनाई है लेकिन हर एक के ऊपर एक बेल शेप है। अब मुझे बताएं एक एक्चुअल, ये जो है ना आपकी सबसे लास्ट में, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? म्यू, ये एक्चुअल है। अब आप देखिए एक्चुअल इतनी सही नहीं बनी मुझसे, इतनी ज्यादा खराब हो गई है, दोबारा बना लेते हैं। एक्चुअल तो डिफरेंट कलर से बनाते हैं। चलें, अब मुझे बताएं एक्चुअल का म्यू मैं यहाँ पर प्लॉट करती हूँ। अगर मैं इसका म्यू प्लॉट करती हूँ, ये टेढ़ी लाइन होगी, चले कोई बात नहीं। अब आप देखिए कि एक्चुअल म्यू हर डिस्ट्रीब्यूशन में से जब गुजर रहा है तो क्या हुआ, प्रॉपरली ना गुजर रहा, कहीं से वो इसमें से देखिए नेगेटिव साइड पे चला गया, इसकी पॉजिटिव टेल में चला गया, ये तो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन ही बाहर चली गई। ये सेंटर में है, ये भी सेंटर में है, इसकी लेफ्ट टेल आ रही है, इन दोनों की राइट टेल्स आ रही हैं। ठीक है ना, और यहाँ से अगर हम इसको भी बनाते हैं, ये जो इस तरफ है जो मैंने नहीं बनाई, इसकी भी लेफ्ट टेल आती। तो इसलिए ये सारे जो सैंपल्स, हमने कितने सैंपल्स ड्रॉ किए हैं, ये सारे सैंपल्स हैं, और हर सैंपल से जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है। अब उनमें से जो म्यू के नजदीक है, अगर मैं कहूँ कि ये आपने 100 टाइम्स की है, तो 100 में से आपका जो है कितनी इसमें से बेल शेप जो है
वो एक्चुअल के क्लोज आ रही हैं, यानी कितनों का म्यू जो है वो आपके ओरिजिनल वाले म्यू से क्लोज गुजरा है, 100 में से 95 का, 94 का, या कितने का, जिसमें इन्होंने सिर्फ बेल शेप के बगैर इंटरवल्स बनाए हुए हैं। और ये आप देखें कि अल्फा बाय 2 है, ये आपका आपकी बुक में जो टेबल है उसमें इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, और जो 1 माइनस अल्फा बाय 2 होगी उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने पॉजिटिव वैल्यू ली है ताकि माइनस लिखा हुआ हो या माइनस ना लिखा हुआ हो, यानी एक्स बार प्लस माइनस जो लिखते हैं उस पे अगर हम यहाँ z1 माइनस अल्फा बाय 2 लिखेंगे तो इसने तो पॉजिटिव ही रहना है, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एक वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, एक वैल्यू नेगेटिव रहेगी। ठीक है, अच्छा आगे से देखें, आज बस मेरे ख्याल है आप इतनी सी थ्योरी ही कर लें, कहाँ तक कर लें, स्टेप्स टू इन्वॉल्व, यहाँ तक का टॉपिक है बस। रिकॉर्डिंग कब आएगी? जी बेटा, यहाँ तक का रिकॉर्डिंग कब आएगी? रिकॉर्डिंग कब आएगी इसकी? हाँ रिकॉर्डिंग, अच्छा रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, मैंने तो कहा कि बस क्या रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्डिंग तो मेरी आज आपने जो है वो इसकी थ्योरी करनी है इंटरवल एस्टिमेशन। ओके, अल्लाह हाफिज।